सभी को मेरा नमस्ते। चलिए आज हम OPSC PGT पेपर 3 पर प्रश्न करते हैं और ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में आइए। एक अच्छे अनुवादक के लिए आवश्यक गुण है स्रोत भाषा का ज्ञान, लक्ष्य भाषा का विषय के अनुरूप समुचित ज्ञान, विषय का ज्ञान, उक्त तीनों। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त तीनों। यानी एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए ये 3 गुण बहुत ही जरूरी है। पहला, स्रोत भाषा, यानी अगर हमें स्रोत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा अनुवादक होने के लिए 2 भाषाओं की बहुत आवश्यकता है। अगर हमें भाषा की जानकारी नहीं होगी तो हम एक अच्छा अनुवादक नहीं बन सकते हैं। ठीक है। और लक्ष्य भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं कि यानी अगर कोई पुस्तक स्रोत भाषा में है, अगर हम दूसरी भाषा में उसको अनुवाद करते हैं तो वो लक्ष्य भाषा कहलाती है। ठीक है। जैसे कि अनुवाद के 2 अंग है, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा जो लिखित भाषा होती है और जो लक्ष्य भाषा होती है वो लिखित भाषा का अनुवाद होता है, यहाँ पर कहा गया है। और अनुवाद किसे कहते हैं? एक भाषा को जब हम दूसरी भाषा में परिवर्तन करते हैं तो उसको हम अनुवाद कहते हैं। तो अच्छा अनुवादक बनने के लिए हमें कम से कम 2 भाषाओं की ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। किसी विद्वान ने तुलनात्मक साहित्य को विश्व साहित्य कहा है। तो किसने कहा है तुलनात्मक साहित्य? यानी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तुलनात्मक यानी क्या करना? कि तुलना करना। ठीक है, तुलनात्मक साहित्य। तीसरा नंबर प्रश्न, भूरी अधकटी मूछों के छप्पर के नीचे एक स्थिर गंभीर मुस्कुराहट, मोटे चश्मे के ऐनक और घनी बाहों के नीचे ज्ञान के गुरुत्व से भरी सी आंखें, गदबदा बदन, ढीला ढीला अंग्रेजी लिबास और सादा रहन सहन, सिर पर रूप पहले केस का विरल अधिराज्य, प्रभाकर माचवे हास्य व्यंग से परिपूर्ण चुटीली शैली के साक्षात्कार का उक्त अंश किस साहित्यकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो प्रश्न है यानी कि आलोचना कहते हैं ना, आलोचना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये पूछा गया था। चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यात्रा वृत्तों में भारतीय स्थानों से संबंधित यात्रा वृत्त है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अरे यायावर याद रहेगा। ठीक है ना, अरे यायावर याद। तो ये हो जाएगा अज्ञे जी का। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे जी का है। चिड़ पर चांदनी निर्मल वर्मा का। ठीक है। तो ऐसे सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आज थोड़ा प्रश्न बहुत गहराई से पूछे गए हैं तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। देवनागरी लिपि में लिखित अंक 719 के मानक रूप का चयन करें। तो वो सेम आंसर होगा, 719 ही होगा आंसर इसका। जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो परिभाषिक शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्द की उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दिया था? तो ये जो परिभाषिक शब्द की ये परिभाषा जो है वो दंगल झाल्टे ने दिया था। तो आपको जितने भी सारे प्रश्न जो है ना पढ़ने के लिए आपको अनुवाद की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप आंसर कर सकते हैं। फिर आपको काव्य शास्त्र की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के कौन है? भामा है। नाट्य शास्त्र पूछ लिया तो आप भरत मुनि लगाएंगे। औचित्य पूछ लिया तो क्षेमेंद्र लगाएंगे। अगर रस गंगाधर पूछ लिया तो आप जगन्नाथ लगाएंगे। अब बोला संपर्क भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो संपर्क भाषा हम किसे कहते हैं? जिस भाषा से हम क्या करते हैं? संपर्क रखते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या संपर्क भाषा कहलाती है। ठीक है।
तो बोलचाल की भाषा आप कह सकते हैं। कौन सा कथन असत्य है? इसकी मुख्य विशेषता इसकी बोलचाल की प्रयुक्ति सरलता होती है, बिल्कुल सही है। इसमें पारिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अक्सर कम होता है, क्योंकि जब हम संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ तो पारिभाषिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वैज्ञानिक तकनीक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कि वो क्या होता है, सरल होता है। यह कानूनी बाध्यताओं से परे स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त होकर पनपती, बिल्कुल ये सभी से क्या होती है, कानूनी बाधाओं से दूर रहती है। तो पूछा गया असत्य कथन, तो क्या हो जाएगा, किंतु भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क भाषा का उल्लेख कहीं नहीं है, गलत है, कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है नहीं है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, शोक सुराही में किस साहित्यकार की भेंट वार्ताएं संकलित है? शोक सुराही तो किसकी है, यह अमृता प्रीतम की है, ठीक है, भेंट वार्ता है। तो यहाँ प्रभा खेतान है, रमणिका गुप्ता है, मनोहर श्याम जोशी है। तो प्रभा खेतान में क्या है, आत्मकथा लिखी है, रमणिका गुप्ता भी आत्मकथा लिखती है, तो एक सब महिला साहित्यकार हैं। मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो कितने खंडों में, 5 खंड में। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना बहुत ही कठिन है। तो ये किसका है, यह डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। नागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो नागरिक लिपि जो है वह अक्षरिक लिपि है। तो यहाँ देवनागरी लिपि से प्रश्न पूछ लिया गया, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत सारे प्रश्न। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? 2 है, प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये प्राणत्व के आधार पर है। स्वतः सुखाय निम्न में से किसका काव्य प्रयोजन है? तो ये हो जाएगा किसका आंसर, गोस्वामी तुलसीदास। तुलनात्मक साहित्य विभिन्न साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन है तथा साहित्य के साथ प्रतीति एवं ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों का भी तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक साहित्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो किस विद्वान ने दी है? तो ये हो जाएगा हमारा इंद्रनाथ चौधरी ने। तो यहाँ तुलनात्मक साहित्य पूछ लिया गया। तुलनात्मक साहित्य हम किसे कहते हैं? जब हम 2 साहित्य के बीच तुलना करते हैं तो उसको तुलनात्मक साहित्य कहते हैं। तो हमें तुलनात्मक साहित्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि तुलनात्मक साहित्य से भी कम से कम 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुमोदन का अंत फरवरी 1905 किनके द्वारा लिखित संस्मरण है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमने आंसर तो लगाया ही नहीं, ठीक है। 17 नंबर, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही स्वार्थहीन करते, कला को व्यर्थ ही, समाजहित को कला का व्यापक प्रयोजन स्वीकार करती हुई यह उक्ति किनकी है? तो यह उक्ति किनकी है? तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि काव्य को जीवन कौन मानते हैं? किसने माना था? मैथ्यू ऑर्लर ने। अगर पूछ रहे था साहित्य को जीवन कौन मानते हैं? तो हो जाएगा प्रेमचंद। अलंकार हो या ना हो, दोष रहित गुण सहित शब्द और अर्थ में रचना काव्य है, किसका है? तो ये पूछा गया है, तो ये आंख बंद करके मम्मट लगा दीजिए। असंगत चयन कीजिए। अलंकार ध्वनि होता है, वस्तु ध्वनि भी होता है, रस ध्वनि होता है। क्या आपने कभी रीति ध्वनि सुना है? तो रीति ध्वनि नहीं होगी। अनुवाद के प्रकार के लिखित आधारों में आंतरिक आधार क्या है? तो आंतरिक पूछा गया है, तो अनुवाद की प्रकृति जो होती है वह आंतरिक होती है। अब साहित्यिक विधा बोल दिया, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो साहित्यिक विधा है। गद्य विधा तो सब उसी में चले आएगा। विषय तो आंतरिक विधा हो जाएगा अनुवाद की प्रकृति।
रूप की सृष्टि से प्लेटो के द्वारा किए गए काव्य वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित असंगत है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा असंगत है। तो असंगत पूछा गया है, यहाँ गीतात्मक, अलंकार प्रधान, महाकाव्यात्मक, नाट्य प्रधान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, अलंकार प्रधान ये नहीं होगी। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा का चौथा खंड क्या है। चौथा खंड हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि पहला खंड क्या हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1969 है, ठीक है, 1969। इसके बाद क्या हो जाएगा, नीड़ का निर्माण, ये कब का है, 1970 की रचना है। फिर पूछ लिया बसेरे से दूर, ये कब का है, 1977 की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 की रचना है, ठीक है, 85। सरकारी तारों टेलीग्राम में प्रयोग के लिए प्राधिकृत संकेतों में असंगत का चयन कीजिए। तो क्या नहीं होगा यहाँ पर, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक नहीं होगी। अंग्रेजी वाक्य प्रयोग टू गिव ब्लैंक चेक का सही अनुवाद क्या है। तो क्या हो जाएगा, टू गिव, तो इसका आंसर होगा पूरी छूट देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी छूट देना। सरकारी पत्रों के संबंध में असत्य चयन कीजिए। सरकारी पत्र उत्तम पुरुष में ही प्राय लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही, असत्य पूछा गया है। ऐसे पत्रों की भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट होती है, बिल्कुल। सरकारी पत्र कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए। अगर हम कठिन शब्द का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। ऐसे पत्रों में लोग उक्तियां, मुहावरों, कथाओं का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी कि जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसमें मुहावरों का प्रयोग, हम कहावतों का प्रयोग नहीं करते। अगर प्रयोग करेंगे तो सामने वालों को समझने में बहुत कठिनाई होगी। तो ये सी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। सरकारी पत्र का संबोधन सामान्यतया महोदय से आरंभ होता है तथा पत्रों के अधिलेख के रूप में भवदीय लिखा जाता है, बिल्कुल। जब किसी को हम सरकारी पत्र संबोधित करते हैं तो उसमें हम महोदय से आरंभ करते हैं या भवदीय लिखते हैं। हिंदी में आत्मकथा विधा का आरंभ निम्नलिखित में से किस रचना से माना जाता है। तो यहाँ पूछा आत्मकथा विधा का आरंभ सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास, स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र, बनारसी जैन की पद्यात्मक रचना अर्धकथानक से क्या होती है, शुरुआत होती है। जिनका में कृतज्ञ किनके द्वारा रचित संस्मरण साहित्य का संकलन है। जिनका में कृतज्ञ विष्णु प्रभाकर, राहुल संस्कृत्यायन, उपेंद्र नाथ अश्क, नगेंद्र। तो हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचना नहीं है। तो किसका नहीं है भारतेंदु जी का, जनकपुर की यात्रा नहीं है। जैसे कि सरयू पार की यात्रा हो गई, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, तो ये है, जनकपुर की यात्रा नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितने उपबंध हैं। तो कुल कितने उपबंध हैं, 9 उपबंध हैं। पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर में अपनी जीवन के किस कालखंड की घटनाओं को वाणी दी है। किसने, पांडेय बेचन शर्मा। जन्म से मृत्यु पर्यंत, जीवन के प्रारंभिक 21 वर्ष, अपने वैवाहिक जीवन से मृत्यु पर्यंत, जन्म से मृत्यु के 3 वर्ष पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीवन के प्रारंभिक 21 वर्ष। मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राग से अधिक महत्व नहीं रखता जो आंख को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रखती है। अपने स्मृति चित्रों के संबंध में उक्त विचार किस रचनाकार का है। तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए आज इतना तक ही हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि जो प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है और प्रश्न थोड़े बड़े हैं, तो इसको समझने में थोड़ा हमें कठिन लगेगा, इसलिए हम आज 30 प्रश्न करते हैं। आज आप समझिए, देखिए अनुवाद क्या है,
अनुवाद पढ़िए, पारिभाषिक शब्दावली पढ़िए, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़िए। तो ये सबसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।